हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों सामान्य जानकारी। दोस्तों सामान्य जानकारी के आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। अहिच्छत्र था, चंपा था, ताम्रलिप्ति था, श्रावस्ती था। तो कौन सा दोस्तों? ताम्रलिप्ति था। देखिए ताम्रलिप्ति दोस्तों प्राचीन भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, यहाँ पे लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दोस्तों, मिदनापुर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित ताम्रलुक नामक स्थान के प्राचीन समय में इसी की वजह से इसे दोस्तों ताम्रलिप्ति से ये प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, देखिए गुप्त काल में, जैसे गुप्त काल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, गुप्त काल में ये सब चीज़ें बहुत था। ठीक है, गुप्त काल में जावा, सुमात्रा, ठीक, जावा, सुमात्रा, ये सब आदि दक्षिण पूर्वी देशों में जो है, वहाँ के दक्षिण पूर्वी देशों तथा सिंघल के लिए व्यापारिक जहाज जहाँ से आते जाते रहे हैं। देखिए ये एक, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र भी था। ये जैसे चीन के जो यात्री थे फाहयान, हैंसांग, इतिसंग, ये सब जो है भारत आके दोस्तों यहाँ पे जो है अध्ययन करते थे। और उस ज़माने में कहा जाए दोस्तों तो भारत बहुत ही आगे था और देशों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद, लोदी, राजपूत, खिलजी। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। खिज्र खां जो है सैयद वंश की जो है स्थापना किए थे और जिनका कार्यकाल रहा है 1414 से लेके 1451 ईस्वी के बीच रहा। खिज्र खां सैयद वंश के ही दोस्तों संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा की लड़ाई, राणा सांगा वाला दोस्तों। तो दोस्तों यह 15 मार्च 1527 दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है। इसका फुल डेट लिख लीजिए, 15 मार्च 1527। ठीक, 15 मार्च 1527 को आगरा के पास एक खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों अगर हम 1526 में पहली लड़ाई बाबर ने यहाँ पे जीता है, क्या इसके पहले इन्होंने लड़ाई नहीं किया? तो बहुत बार इंडिया पे आक्रमण किया था दोस्तों बाबर ने, लेकिन बाबर जीत हासिल नहीं कर पाया है। बाबर पहली बार 1526 में दोस्तों जीत हासिल किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए बाबर का जो सेनापति था दोस्तों, ये बहुत ही एक तरीके से ताकतवर। और दोस्तों बात करें तो बाबर ने जो है इसमें जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था दोस्तों? जिहाद का नारा। जिहाद शब्द दोस्तों इस तरीके के होता है जो जैसे कि आप धर्म से रिलेट करके बातें करें और एक तरीके से कह दें कि हाँ भाई आप जो है प्रभु के लिए लड़ रहे हैं, इस तरीके के वर्डों का उसने जो है इस्तेमाल किया। इसने लगातार जो है दोस्तों 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी और चारों में जीत हासिल किया था। पहला लिख लीजिए 1526 में लड़ा, दूसरा 1527 में लड़ा था और तीसरा 1528 में लड़ा था और चौथा दोस्तों 1529 में लड़ा था। एक तरीके से इसने मुगल साम्राज्य के स्थापना जो है इंडिया में कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 575 किलोमीटर, 755 किलोमीटर की, 601 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर। तो दोस्तों 106 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 106 किलोमीटर लगता है अफगानिस्तान। और देखिए 1886 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा
डूरंड, याद कर लीजिए, सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, तो अगर एक और क्वेश्चन देखिए बन सकता है इसमें कि डूरंड रेखा कहाँ पे है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा, महानदी, सोन, दामोदर। हुंडरू, तो हुंडरू दोस्तों स्वर्ण रेखा किसके समीप है? स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 98 मीटर, 98 मीटर ऊंचा। और कहाँ पे है? झारखंड। कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य में रांची जिला है। झारखंड राज्य में रांची जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार में रानी चुआ नामक स्थान से निकलकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है। 610 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, दो तरीके के तंत्र इंडिया में देखने को मिलते हैं, एक हिमालयन, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन से जो नदी निकलती है दोस्तों, उसमें साल भर पानी बना रहता है क्योंकि वो बर्फ़ पिघल पिघल के आता रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अत्यधिक जो है दोस्तों बारिश के समय में पानी होता है, नहीं तो उसमें पानी सूख जाता है। लेकिन कुछ बड़ी नदियाँ जैसे नर्मदा हुआ और आपका गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, इन सब में वर्ष भर पानी बना रहता है दोस्तों। ठीक, तो नर्मदा नदी भारत के एक प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक, याद कर लीजिए, अमरकंटक। अमरकंटक कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है या गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? मृदा जल धारिता, स्थूल घनत्व, प्रतिरोधक क्षमता की धारिता क्षमता। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। धारिता क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारिता क्षमता। धारिता क्षमता ना। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उसे मिट्टी का वहन क्षमता, धारिता क्षमता कहिए, वहन क्षमता कहिए, वहन क्षमता कहा जाता है। साल के प्रत्येक मौसम में मिट्टी की वहन क्षमता बदल सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से, संपत्ति का अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वित्तीय आपातकाल से। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है? अनुच्छेद 32 ना, अनुच्छेद 32। और किस भाग में है दोस्तों? तो भाग ये 3 में है, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है। इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। कौन सा सही है दोस्तों? इसमें तीनों ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका कोई ना कोई डी ऑप्शन जरूर होगा दोस्तों। इसका डी ऑप्शन आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इसका सही क्या है दोस्तों। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। ये ऑप्शन में है दोस्तों, यह प्राप्त किए
जाने वाले कह दीजिए गए जाने प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। उद्देश्यों को इंगित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा सही होगा? या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 1967 से लेके 1969 के बीच मोरारजी देसाई जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती है। अभी तक दोस्तों केवल 7 बार इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो पहली बार इस पद का सृजन जो है प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सृजन प्रथम लोक सेवा के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू जी ही ने किए थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाए थे। ठीक है, जिन्होंने दूसरी बार जो है इसका सृजन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मीन्स उन्हीं के काल में दोस्तों 1967 से लेकर 1969 के दौरान मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, और 1977 में मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये वाला टर्म बताने के लिए मैंने इतनी कहानियाँ रची कि 1977 में ये प्रधानमंत्री भी बने थे, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री भी इन्होंने बने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड है कि पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है? कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसका लिख लीजिए इंग्लिश वर्जन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? JVP समिति, धर समिति, फजल आयोग, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यही सही है। सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के द्वारा किया गया था। देखिए, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर, लिख लीजिए 1 नवंबर 1966 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पे किया गया था। इस समिति की घोषणा सन 23 सितंबर 1965 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा, 4 शेर। कौन सा सही है दोस्तों? इसका सत्यमेव जयते नहीं अपनाया गया था। सांड अपनाया गया था, घोड़ा अपनाया गया था और 4 शेर भी अपनाया गया था। भारत के राज्य चिन्ह मौर्य वंश के शासक अशोक का जो दोस्तों स्तंभ है सारनाथ में स्थित है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें चार शेर हैं
जो एक दूसरे के ओर पीठ करके बैठे हैं, जिसमें से चौथा दिखाई कभी भी नहीं देता। ठीक है दोस्तों। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। चित्र के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों समझ में आया। नेक्स्ट, मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? शुद्ध प्रतिस्पर्धा के, एकाधिकार के, द्वि अधिकार के, अल्पाधिकार के। मांग वक्र किसके अधीन अनियमित होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका डी सही है, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार, देखिए अल्पाधिकार बाजार के अधीन मांग वक्र अनियंत्रित होता है, क्योंकि अल्पाधिकार में यह निश्चित नहीं है कि एक फर्म द्वारा कीमत परिवर्तन का निश्चित परिणाम प्रतिद्वंदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक अल्पाधिकारी फर्म के मांग वक्र को निश्चित रूप से नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। तो इसका सीधा सीधा दोस्तों सी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यही है मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2000, अब आपको 5 क्वेश्चन करंट के देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना था? यूक्रेन बना था, दक्षिण कोरिया बना था, फिनलैंड बना था कि उत्तर कोरिया बना था? दोस्तों फिनलैंड बना था, ध्यान रखिएगा, फिनलैंड बना था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, आलिया मीर को, सदिया शेरवानी को, नादिया हुसैन को कि सरजीव खान को? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला ही सही है, आमिर मीर को। जम्मू कश्मीर की पहला महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया वह आलिया मीर हैं। उनको यह पुरस्कार उनके वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति योगदान के लिए प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु? कौन सा बना है दोस्तों? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान बना है। नहीं आप ऐसे सोच लें कि उत्तर प्रदेश में जो अधिक जनसंख्या है तो अधिक जो है यहाँ के लोग हैं तो अधिक पार्टिसिपेट, नहीं दोस्तों राजस्थान है। और इसमें कितने पैसे मिलते हैं दोस्तों? 255 रुपये, 255। और कम से कम कितने दिन के कम से कम जो है कितने दिन की, हाँ 255 वहाँ पे पैसा मिलता है, ध्यान रखिएगा। जबकि हरियाणा में ज़्यादा है दोस्तों, हरियाणा में जो है 357 रुपये मिलते हैं हरियाणा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह में तो 221 मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 100 दिन का रोजगार अपने यूपी में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही अमेरिका के मिशन मैंगलम ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, अरुण? बताइए कौन सा सही है? तो शुक्र, शुक्र ध्यान रखिएगा। शुक्र भोर का तारा, सुबह का तारा। भोर का तारा, भोर मतलब सुबह, दोनों चीज कह लीजिए, भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है, तारा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी के नज़दीक है। शुक्र ग्रह के संबंध में उद्देश्य नासा जानकारी एकत्र किया है। 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मैंगलम मिशन लॉन्च किया था। हाल ही में इसके द्वारा शुक्र ग्रह की ली गई तस्वीरों से वैज्ञानिकों को पूर्व शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी घटनाओं के घटित होने का प्रमाण प्राप्त होता है। दोस्तों अब देखिए कितना सत्य होता है कितना नहीं है। जो सब दोस्तों कुछ चीज़ें अनुमानित की जाती हैं और वो चित्रों को देख के डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में से किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है?
दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल फंटास्टिक क्वेश्चन है, चौथे स्थान पे है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर पहले पे कौन है दोस्तों? देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अगर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बात करें तो पाकिस्तान का लाहौर सब लोग जानते हैं दोस्तों, लाहौर जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, लाहौर पहले नंबर पे दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर है। चीन का होतान ये शहर के दूसरे नंबर पे है। भारत का भिवाड़ी शहर के तीसरे नंबर पे। अब भारत चालू हो गया दोस्तों, भिवाड़ी शहर, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे दिल्ली है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चौथे नंबर पे दिल्ली है। दोस्तों ये रहे आप आज के क्वेश्चन। आपको यदि पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।